अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 8वां पाठ है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, उसका यह भाग 2 है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले 2 मिनट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर आप 11th में जाओगे तो महाराष्ट्र का एक रूल रहा है, 11th में जब बच्चे जाते हैं तो उनका जितना भी सब्जेक्ट होता है, चाहे बच्चे साइंस लें, चाहे बच्चे आर्ट्स लें, चाहे बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लें, तो उनका जो भी सब्जेक्ट होता है वो तो पूरा का पूरा इंग्लिश में हो जाता है। जो भी कॉलेज में लेक्चर होते हैं वो भी लेक्चर जो होता है कि इंग्लिश में होता है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हिंदी मीडियम के बच्चों को। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तो समझ में आता है, क्योंकि जो भी 11th में जाओगे, जब आप 11th में आपके कॉलेज में जितने भी लेक्चर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में होता है, और पूरा आपका जितना भी सब्जेक्ट होता है सबका सब इंग्लिश में हो जाता है। तो हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम रहता है हमेशा, जब भी बच्चे 10th के बाद जब 11th में जाते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट ईयर आपको भी ये प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बच्चों, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे 11th में, और महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स ही लेते हैं। अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हो तो आपको इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करूँ और एक ढंग से पढ़ाया जाएगा, एक सिस्टम से पढ़ाया जाएगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना आए। तो अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि आपका जो नेक्स्ट ईयर हो वो काफ़ी बेटर हो सके। अगर आप 11th में मेरे साथ रहोगे तो 12th में आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि 11th में तो मैं आपको इतना इंग्लिश सिखा दूंगा कि आप 12th में अच्छा कर पाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्राज़ील में कृषि, ब्राज़ील में खनन और ब्राज़ील में मत्स्य उत्पादन। इसके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील में कृषि, यानी कि ब्राज़ील में खेती कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है। ब्राज़ील की उच्च भूमि एवं तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। तो ब्राज़ील में कृषि यानी खेती कहाँ पे की जाती है? उच्च भूमि, यानी ब्राज़ील के पास 2 उच्च भूमि है, एक ब्राज़ील उच्च भूमि, एक गुयाना उच्च भूमि। तो इन उच्च भूमियों पे क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है, और तटीय प्रदेशों में खेती किया जाता है। समझ में आ गया? क्यों खेती किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है अनुकूल है। अनुकूल का मतलब अच्छा है। अनुकूल जलवायु एवं वहाँ की भू आकृति के कारण, भू आकृति का मतलब होता है भूमि के बनावट के कारण विविध प्रकार की फसलें ली जाती हैं। यानी कि ब्राज़ील में जो उच्च भूमि है और जो तटीय प्रदेश है वहाँ का जलवायु जो है काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए वहाँ बहुत सारे प्रकार की खेती की जाती है और अलग अलग फसलें उगाई जाती है। समझ में आ गए? आगे देखते हैं कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। चावल एवं मकई, मकई का मतलब होता है मक्का। समझ में? चावल एवं मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं, तो खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चावल और मकई उगाया जाता है। समझ में आ गए? मकई की फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में उगाई जाती है। तो जो मकई है, जो मक्का है, वो ब्राज़ील के मध्य भाग में, यानी ब्राज़ील के बीचों बीच भाग में उगाई जाती है। वहाँ पे कहवा, कहवा का मतलब क्या होता है बच्चों समझ लो। कॉफ़ी, कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहा जाता है। समझ में आ गया? कहवा को इंग्लिश में कॉफ़ी कहते हैं, यानी कॉफ़ी को ही हिंदी में कहवा कहा जाता है। यहाँ पे देखो कहवा, सोयाबीन, कोको। कोको एक पौधा होता है जिससे पाउडर बनाया जाता है। समझ में आ गया? कहवा, सोयाबीन, कोको, रबड़, इन नगदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। ब्राज़ील में नगदी फसलें हैं। नगदी फसलें यानी कि जिसको बेचने के बाद पैसे मिलते हैं उसे नगदी फसल कहा जाता है। तो नगदी फसलें कौन कौन सा? जैसे कि कॉफ़ी यानी कि कहवा, सोयाबीन, कोको, रबड़, ये सब नगदी फसलें हैं। ब्राज़ील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर है। तो ब्राज़ील जो है सोयाबीन और कहवा यानी कि कॉफ़ी का निर्यात करता है। निर्यात का मतलब अब कहवा यानी कॉफ़ी और सोयाबीन को अपने देश से दूसरे देशों को बेचता है ब्राज़ील, यानी दूसरे देशों में भेजता है, जिसे कि निर्यात कहा जाता है। समझ में आ गया? कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास, अभी देखो कहवा यानी कॉफ़ी कहाँ कहाँ पे होता है? ब्राज़ील के कौन कौन से राज्य में कहवा यानी कॉफ़ी उगाई जाती है? तो मिनास,
जिराइस और साओ पाउलो राज्यों में होता है। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? कहवा यानी कॉफ़ी मिनास जिराइस और साओ पाउलो में उगाया जाता है। समझ में आ गया? इन फसलों के अलावा केला, अनानास, संतरे एवं अन्य नींबू जातीय फलों का उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील में फलों का उत्पादन कौन कौन सा होता है? यहाँ पे देखो केला, अनानास, संतरे, नींबू के अनेक जातियों का उत्पादन होता है। घास के प्रदेश में गाय होती है, जहाँ पे घास होगा वहीं पे घास खाने वाले जानवर मिलेंगे। समझ में आ गया? जैसा कि गाय, भेड़, बकरियाँ पाली जाती हैं। तो जहाँ पे घास ज़्यादा होता है वहाँ पे गाय और भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए मांस उत्पादन एवं दुग्धोत्पादन के व्यवसाय यहाँ पे चलते हैं। ब्राज़ील के जो घास के प्रदेश हैं वहाँ पे गाय और भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं और वहाँ पे मांस का उत्पादन होता है और दूध का व्यवसाय चलता है, यानी वहाँ पे मांस बेचे जाते हैं और दूध बेचे जाते हैं। समझ में आ गया? कहाँ पे? ब्राज़ील के घास के प्रदेश में। ये हो गया ब्राज़ील का कृषि। अब हम देखते हैं ब्राज़ील में खनन। खनन का मतलब होता है जो चीज़ें हम खुदाई करके निकालते हैं उसे खनन कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो समझते हैं। ब्राज़ील का पूर्वी भाग, अगर हम ब्राज़ील के पूर्व की बात करें तो वहाँ पे लौह अयस्क यानी लोहे का जो चीज़ होता है वो मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट, ये सब क्या है? धातु हैं। समझ में आ गया? जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से ज़मीन से क्या निकलता है? धातुएं निकलती हैं। तो कौन कौन सी धातुएं निकलती है ब्राज़ील के पूर्वी भाग में? लौह यानी लोहा, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट। समझ में आ गया? इन खनिजों से संपन्न है। अगर ब्राज़ील का आप पूर्वी भाग में जाओगे तो आपको लोहा, मैग्नीज, निकल, तांबा ये सब मिल जाएगा। दुर्गमता, घने वन। ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में जो जलवायु है कहीं पे प्रतिकूल है। अनुकूल मतलब अच्छा होना, प्रतिकूल यानी कि अच्छा नहीं होना, उसे कहते हैं दुर्गमता। घने वन है। निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान। अभी बहुत सारे खनिज ऐसी जगह पे हैं ब्राज़ील में जिसका पता नहीं चल रहा है कि खनिज कहाँ पे है, मतलब अभी उसका खोज जारी है, अभी तक अज्ञान है, लोगों को मालूम नहीं है कि ब्राज़ील में खनिज कहाँ कहाँ पे है। समझ में आ गया? प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास में मर्यादाएं आ गई हैं। ब्राज़ील का जो आंतरिक भाग है, जैसे कि हम बात करें आंतरिक भाग, जैसे कि पश्चिमी भाग, ब्राज़ील का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे खनन कार्य थोड़ा सा कम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घने जंगल हैं और लोगों को मालूम नहीं कहाँ कहाँ पे खनन मिलेगा या खुदाई करने पे जो भी सामग्री है, धातु है, कहाँ कहाँ पे मिलेगी, उसका ज्ञान अभी तक लोगों को है नहीं, इसलिए वहाँ पे मर्यादाएं आई हैं, यानी कि कमी आई है। खनिज की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ है। तो ब्राज़ील में खनन व्यवसाय का विकास कहाँ पे ज़्यादा हुआ है? तो उच्च भूमि के प्रदेश पे। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे खनिज ज़्यादा है और देश में खनिजों की मांग भी ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं ब्राज़ील में मत्स्योत्पादन। मत्स्योत्पादन का मतलब होता है मछली का उत्पादन। ठीक है, देखते हैं। ब्राज़ील में करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट है। ब्राज़ील के पास कितना तट है? 7,400 किलोमीटर। शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम। शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्म। क्या होता है? नदियों में ठंडे और गर्म दोनों धाराएं बहती रहती हैं। समझ में आ गया? तो उसका संगम होता है, जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी आके मिलती रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम। समझ में आ गया? और विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट। ब्राज़ील के पास बहुत फैला हुआ समुद्र का किनारा है। मग्न तट का मतलब होता है छिछला पानी, जहाँ पे पानी की गहराई कम होती है, उसे मग्न तट कहते हैं। समझ में आ गया? मग्न तट के कारण दक्षिणी अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ है। तो ब्राज़ील में मछली कहाँ पे पकड़ा जाता है? दक्षिणी अटलांटिक तट पे। समझ में आ गया? मछली पकड़ना परंपरागत रूप से किया जा रहा है। मछली जैसे पुराने तौर तरीके जो थे उसी प्रकार से मछली पकड़ा जा रहा है ब्राज़ील में। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पारंपरिक तंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग कर यह व्यवसाय किया जाता है। तो ब्राज़ील में मछली व्यक्तिगत मतलब कि अकेले खुद जाके लोग मछली पकड़ते हैं, जाल बिछा के, कटिया फेंक के, जो भी तरीका होता है, जो पुरानी परंपराएं हैं उसका उपयोग करके, नहीं तो सामूहिक रूप से। सामूहिक मतलब बहुत सारे लोग मिल के जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं। ब्राज़ील में व्यवसाय किया जा रहा है। ब्राज़ील में समझ में आ गया? कौन कौन सा मछली पकड़ा जाता है? स्वॉर्ड फिश, ये मछली की एक प्रजाति है, जैसे कि स्वॉर्ड फिश, झींगा, केकड़ा, सार्डाइन,
इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। जलचर यानी जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं? स्वॉर्डफिश मछली का एक प्रजाति है, झींगा, केकड़ा, सार्डाइन, ये सब जलचरों को पकड़ा जाता है ब्राजील के समुद्रों से। समझ में आ गया? ब्राजील में प्राकृतिक रचना यानी जो बनावट है, प्राकृतिक बनावट है ब्राजील की, घने वन पाए जाते हैं। नदियों में पानी की रफ्तार के कारण, जो नदियां बहती हैं उनकी रफ्तार ज़्यादा है ब्राजील में, समझ में, रफ्तार के कारण मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है। तो ब्राजील में जो मीठे जल से मछली पकड़ा जाता है यानी स्वच्छ पानी में जो मछली पकड़ा जाता है उसका व्यवसाय थोड़ा कम हुआ है ब्राजील में। समझ में आ गया? तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।